अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो पाकिस्तान के समेत पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी जो है वो लेके आया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो खुशी की बात जो है वो पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान की कोशिशों से, ये काविशों से जो है वो ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त एक मसला था, जिसकी वजह से पूरे का पूरा मशरक वस्ता जो था वो जंग की लपेट में आ चुका था, वो किसी हद तक जो है वो उसकी जो धूल है, उसकी गर्मी जो है उसमें कुछ थोड़ी सी तपश में थोड़ी कमी हुई है, धूल बैठना शुरू हुई है। और वो तमाम तर जो एफर्ट्स थी या वो काविशें थी वो पाकिस्तान की थी। अब उसके अंदर बहुत सारे हमारे जो यारान मन है वो तो यहाँ भी ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो ज्यादा वो सिर्फ एक कासत था। मैं यहाँ पे एक बात जो जरूर ऐड करना चाहूंगा कि इस किस्म के मामला के अंदर कासत भी उसी शख्स को बनाया जाता है जो कि काबिल एतमाद हो, जो कि भरोसे वाला हो और उसकी भी कुछ ना कुछ अहलियत हो, कहीं ना कहीं वर्थ रखता हो। अगर ऐसे ही बात है तो इस किस्म के मामले के अंदर किसी नत्थु मरासी को क्यों नहीं कासद बनाया गया। मैं बसाद एहतराम कहना तो नहीं चाहिए, हमारे हमसाए के जो वजीर आजम है वो तो अपने आप को विश्व गुरु कहलवाते थे, और अगर ऐसी ही बात थी तो शायद कि नथु मरासी को ही बना देते। लेकिन नथु मरासी को भी जो था वो कासद ना बनाया गया और एक कुर्रा जो था वो शहबाज शरीफ के सर निकला। अब इसके अंदर मैं एक ही बात कहूंगा कि जहां पे अगर एफर्ट्स जो थी वो हमें होती हुई नजर आई हैं पाकिस्तान की जानब से, वहां पे कुछ अल्लाह की जो थी वो मदद भी हमारे लिए शामिल हाल रही। और ये यकीनी तौर पे बतौर मुसलमान मेरा इस बात पे बहुत पुख्ता यकीन है कि जब तक अल्लाह की मंशा शामिल ना हो कोई भी काम जो है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, और वो चीज हमने देखी है। यहाँ पे इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हालात जो थे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे, हालात बहुत ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मज़ाकरात की जो उसकी कोशिशें थी वो मुसलसल जारी रखी, जिसकी वजह से आज के दिन के जो है वो पाकिस्तान एक इंतहाई कामयाब एक मुल्क के तौर पे बाहर आया, जिसने ना सिर्फ जंग बंदी करवाई बल्कि 14 दिन का दरमियान में सीज फायर भी करवाया। अब यहाँ पे लफ्ज जो सीज फायर है, अगर हम उसको उर्दू में तर्जमा करें तो वो जंग बंदी ही होती है। और जंग बंदी का मतलब है जंग को बंद कर दिया गया 14 से 15 दिन के लिए। अब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आगे हो सकती हैं, उसके अंदर क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर हम एक जानब देखते हैं तो इसराइल की जानब से एक बात को बबांगे दोहल ये कहा गया कि ठीक है, ईरान के मामले में तो हम जो है अपने हथियार ठंडे कर लेते हैं, लेकिन हम दूसरे जो ममालिक हैं खासतौर पर लिबनान के बारे में जो है वो हम जो है किसी तरह से भी नहीं हटेंगे। और उन्होंने अपने वहां पे अपने हमले जो थे और तेज कर दिए, जिसके बाद आज जो ईरान के स्पीकर हैं उनकी असम्बली के, उनकी जानब से एक ट्वीट भी आया, और उसमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो शायद एक शिकायती ट्वीट थी जो कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को शिकायत लगाई है इसराइल की कि आप इस जंग बंदी का जो अमल है उसको सबूताज करने में इसराइल जो है वो किसी तरह से पीछे नहीं हट रहा, लिहाजा आप इसकी जानब भी देखें। इसके बाद अगर दूसरी जानब देखते हैं तो रूस की जानब से एक बहुत बड़ा बयान आया है, और रूस की जो वजारत खारजा है उसका जो उन्होंने उनके अपना जो सरकारी रेडियो है स्पुतनिक से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बात कही है कि ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी शिकस्त है, और उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान ने अमेरिका को रगड़ के रख दिया है। और असूली तौर पे ये सहाफती जुबा को के तौर पे तो हम इसको उसमें भी बड़े थोड़े हल्के अल्फाज होते हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर हम देखते हैं सफारती सतह के ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा सख्त अल्फाज थे जो कि रूस ने अमेरिका के बारे में इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा अगर दूसरी जानब देखते हैं तो इसराइल के जो अपोजिशन लीडर हैं यायर लापेड, उन्होंने तो बहुत ही आड़े हाथों लिया है नेतन्याहू को, और उन्होंने कहा कि ये उस शख्स ने इसराइल को इस पोजीशन पे ला के बैठा दिया कि मशरक वस्ता के बारे में एक इंतहाई अहम बैठक हुई है और उसमें किसी ने इसराइल का नाम तक लेना गवारा ना किया। अगरचे के इससे पहले तक जब भी कभी ऐसी बात होती थी तो इसराइल हमेशा उस बैठक के अंदर एक ऊंची कुर्सी पे बैठा होता था, यहाँ पे तो बुलाना तो बड़ी दूर दरकनार, उन्होंने उसका नाम तक लेना गवारा ना किया, जिस वजह से उन्होंने ये बात कही है कि इससे ज्यादा बड़ी तारीखी सियासी जो हार है वो इसराइल ने कहीं नहीं देखी। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो ट्रंप ने जो है अपनी इस कामयाबी को 100% अपनी कामयाबी करार दिया, और खासतौर पर उनकी जानब से जो एक बयान आया है कि जनाब चाइना की कहने के ऊपर या चाइना के हुक्म के ऊपर जो है वो
जो ईरान है वो मुज़ाकरात की मेज पे बैठा, तो उसका उनका ये बयान जो था सुन के बहुत सारे याराने मन जो है हमारे, और खासतौर पे वो जो कि एक जमाने में जैसे ही मौका आया इंडिया के साथ जंग का, तो वो फौरन जो है वो इंडिया के हमायती बन गए। अफगानिस्तान के साथ मसला हुआ तो अफगानी बन गए। ईरान के साथ अगर कोई मसाइल पैदा हुए तो ईरानी बन गए। बल्कि अभी 2 दिन पहले की बात है, वो तमाम के तमाम अमाराती बन चुके थे। उन्होंने उस बात को बड़ा पिक किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तो सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार है और ये सिर्फ कासत से बढ़ के इनका कोई मुकाम नहीं है इस पूरी चीजों के अंदर। लेकिन अगर मैं दूसरी जानब देखता हूं तो ट्रिब्यून इंटरनेशनल की जानब से जो बयान आया है और उसके अलावा जो दूसरी इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज हैं उसके ऊपर जो खबरें चल रही हैं और उनके जो लीड की जो खबरें हैं, अखबारात की जो लीड है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को वो कामयाबी का सेहरा जो है उनको सर बांधा जा रहा है। और पाकिस्तान की, ये सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं, पूरे पूरे पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। लेकिन ना चाहते हुए मुझे नहीं समझ आ रही वो कौन से ऐसे अनासर हैं जिनको पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की खुशी जो है वो कहीं पे भी जो है हजम नहीं होती। और हमारे हमसाए में जो है वो तो अब तो आरएसएस के जो लीडरान है और खासतौर पे वो जो कि बीजेपी के जो मदर कंपनी कह लें, आरएसएस जो है, उनके लीडरान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि मोदी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और उन्होंने मोदी को जो लताड़ा है वो एक अलग बात है। शिवसेना के जो के एम पी जो उनके जो एमपी जो है शिवसेना के, बेसिकली उनका नाम है संजय रावत, उन्होंने कहा कि जंगबंदी का क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को मिल रहा है, अगरचे कि ये तो भारत का मिलना चाहिए था खासतौर पे, और ये मोदी की वजह से सब कुछ जो हालात जो खराब हुए हैं। उसके अलावा भारत के जो एक साफी अशोक चव्हाण, उनके कहने के मुताबिक, और जो इस चीज इसमें नोट कीजिएगा, अशोक चव्हाण का ये जो ट्वीट है ये जंगबंदी होने से चंद घंटे पहले जो था उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ की बात को मान लेते हैं तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, पहली बात। और साथ में उसमें ऐड भी ये बात की कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ की बात को नहीं मानते तो एटलीस्ट पाकिस्तान और शहबाज शरीफ दुनिया के वो वाहिद मुल्क और वाहिद शख्सियत होंगे जो जिन्होंने किसी को इस पागलपन से रोकने की भरपूर कोशिश की। मतलब वो हर तो सूरत में उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। और इसी तरह अगर मैं आगे लेकर चलता हूं तो रा के जो साबिक चीफ है भारत के, विक्रम सोध, उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान जो है इस पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसा प्लेयर बन के बाहर निकला है जो कि इस पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल मजबूत एक किरदार है। और साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि एक वक्त में भारत जो था वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था एज अ सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी सप्लायर के तौर पर, लेकिन पाकिस्तान ने हालिया दिनों के अंदर भारत को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया और भारत और पाकिस्तान ने अपनी जो है वो अपनी पोजीशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया। इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इनाम शेख साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, तजियाकार हैं आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान साहब। डॉक्टर रिजवान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर सर आपकी काफी गहरी निगाह है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब, तजियाकार और इंटरनेशनल अफेयर्स में आपकी जो बात है और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक अथॉरिटी जो है वो रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सर कैसे मिजाज हैं आपके सर? जी मेरा ख्याल में शायद डॉक्टर आसम साहब के साथ हमारा राब्ता जो शायद मुनक़ता हो गया। तो अपना रिजवान साहब, मैं सब गुफ्तगू का आगाज आपसे करता हूँ। रिजवान साहब, जो इस वक्त इशू हमारा हमने देखा है उसके अंदर आपने जो जंगबंदी या सीज फायर की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज है, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या ईरान की जानब से कोई हर्डल्स आ रही थी या अमेरिका की जानब से हर्डल आ रही थी, या ईरान को पाकिस्तान के अलावा भी किसी और मुल्क से भी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इंदिया दिया गया जिसके बाद जो है मामला जो है वो टेबल के ऊपर आए? सर नहीं, मेरा ख्याल है कि ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से तो जो हर्डल्स आ रही थी वो आ ही रही थी, लेकिन दो बड़े स्पॉयलर्स थे और अभी भी हैं जिनसे पाकिस्तान की हुकूमत को बहुत जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा। उनमें एक बड़ा स्पॉयलर है
अगर मैं नाम लूं तो इसराइल, वो मशरक़ वस्ता की तश्कील नौ चाहता है, और वो चाहता है कि आपस में मशरक़ वस्ता में जो है वो फसाद हो जाए और आपस में ये लड़ते रहें, और उसका जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो मैच्योर हो जाए। और दूसरा स्पॉइलर है आपका अपना हमसाया, जिसका आपने नाम भी लिया है, बिलव्ड, आर बिलव्ड नेबर्स। मोदी साहब की जो पूरी सियासत है वो इसी बात पे खड़ी थी, पाकिस्तान के खिलाफ हेट पे। अब मोदी साहब की सियासत जो है वो उसको उसका यूं कह लें कि उसकी जो है कुफन आखिरी नेल जो है ना उसमें वो लगा है, और उनको ये बिल्कुल मतलब इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के लोग शायद ये चाहते हों कि ये सीज फायर हो जाए, क्योंकि उनको भी गैस और पेट्रोल नहीं मिल रहा था, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान के थ्रू हो। सही। दूसरा ये कि ईरान की अपनी रिजर्वेशंस थी, अमेरिका की अपनी रिजर्वेशंस थी, और अमेरिका की रिजर्वेशंस के पीछे मेरा ख्याल है कि वो टिल्ट था, या वो रिजर्वेशंस थी जो असल में इसराइल की रिजर्वेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। मेरा ईरान की जेन्युइन रिजर्वेशंस, देखिए ईरान के ऊपर इम्पोज की गई है बाहर, और वो सिर्फ यूं कह लें कि एक मुल्क की तरफ से इम्पोज नहीं की गई, वो बहुत सारे मुल्कों की तरफ से इम्पोज की गई है। और ईरान के साथ पाकिस्तान के अलावा सफारती सतह के ऊपर पीछे से बैकडोर में तो कुछ मुल्क खड़े हुए हैं, जैसे रशिया है, चाइना है, लेकिन इस तरह इस मामले में कोई भी आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और मैं कहूंगा कि दिस इज अ बिग डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री, बट स्टिल the job is half done. There is lot of things that are needed to be done in the coming 15 days, और बहुत complicated है, क्योंकि still यही spoilers जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, they would not want it to get it done, not want Pakistan to get it done, because अगर ये हो जाता है तो उनका अल्टीमेटली नुकसान है, क्योंकि खास तौर पे इसराइल के हक में है ये जंग कि ये बनी रहे, ये जंग छिड़ी रहे, और उसका जो है वो इसमें फायदा है कि आपस में जो है वो मुल्क लड़ते रहे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, बैठेंगे और ऐसे जैसे कोई पंचायत होती है तो उसमें मामला तय हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो एक आग लगी हुई थी, और मैं कहूंगा कि अगर मैं ये कहूँ कि वर्ल्ड वार के बाद ये दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी या सबसे दुनिया को ज्यादा इफेक्ट करने वाली जंग थी, तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो उसको पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने जिस तरह से जितनी बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है, मेरा ख्याल है कि नियर पास्ट में तो इसकी हमें एग्जांपल नहीं मिलती। तो अभी लेकिन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नीड टू बी डन। ठीक, चले डॉक्टर आसिम साहब ने जो है हमें जो है वो भी लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, अभी सबसे पहले तो सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। सर दूसरी बात ये थी कि भी गुजरे दो दिन पहले सर आपने एक कुछ थोड़ा सा लिखा था, और जिसमें आपने कहा था कि डील जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है, और ये जो जंग बंदी है वो हमें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सर बहुत सारे जो हमारे दोस्त जो थे वो तो सर इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो सर आपने कैसे इस बात को अंदाजा लगाया था कि ये यकीनी तौर पे जो है वो जंग बंदी की तरफ हम जा रहे हैं? सर जी डॉक्टर साहब। सर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ना, या इंटरनेशनल जो मामलात हैं, उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो परसेप्शन का होता है। ठीक है। आप 99.99 जो कह रहे होते हैं वो करना नहीं होता, और जो कर रहे होते हैं उसका जिक्र कहीं। ठीक है। इसमें जब आप इतनी ऑडेसिटी से बात करते हैं ना कि हम तबाह कर देंगे और ये कर देंगे, तो बेसिकली आप एक लीवरेज ले रहे होते हैं और सिचुएशन को दो तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक तो वाकई अगले को कह रहे होते हैं कि भाई आप जरा हमारी इस बात को मानें या इस पे एग्री करें, और दूसरा ये होता है कि आप अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि देखिए हमने तो ऑन अ हाई जो है इस जंग को क्लोज किया, और हमने असल में हम ही पाते हैं। तो ये मामला जो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो जंग है ये रुक तो गई है अभी, लेकिन इसमें दो ऐसे वीक लिंक्स हैं जो असल में स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, या जिनकी वजह से जंग दोबारा शुरू हो सकती है, वो है इजराइल और हिजबुल्लाह। ठीक है। क्योंकि ईरान जो है उसकी ज़ाहिर एक मॉरल कमिटमेंट भी है, उनका एक एलाई भी है हिजबुल्लाह। अब अगर लेबनान पे हमले जारी रहते हैं इसराइल के, और इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह को हिट करता है, तो ईरान के लिए उससे हटकर रहना या अलूफ होना या इसको इससे सरफ नजर कर देना कि हिजबुल्लाह जो है अंडर फायर है, ये मुश्किल हो।
दूसरी तरफ इसराइल को ये पता है कि अगर हम ये काम करेंगे और ईरान कहीं भी रिटेलिएट करता है तो बस वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। सही। और इसमें मुझे एक और जो फिक्र है वो ये है कि जो गल्फ की छोटी कंट्रीज हैं सर, जैसे यूएई है या बहरीन है, ये कहीं जो है इसराइल की किसी ट्रैप में आके और इसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, क्योंकि वो इसराइल के लिए वैसा ही दिन होगा जैसे पाकिस्तान में आज हमारे लिए ये दिन, जब हम एक खुशी का और इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं कि अमन को जो है वो एक चांस मिला है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने अपने कद से कहीं बढ़कर काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने। तो इसराइल के लिए होगा, क्योंकि फिर इसराइल ने हाथ झाड़ के बैठ जाना है सिर्फ, और ये जो छोटी गल्फ की कंट्रीज हैं, ईरान है, इन्होंने आपस में लड़ना है। जब ये लड़ेंगे तो फिर बड़े ममालिक भी इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। चलो इसमें ये अमेरिका तो निकल जाएगा, लेकिन पीछे अमन रहे उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। ईरान भी खतरे से दो चार है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह का मामला होता है, ईरान कोई भी अगर कदम ऐसा खुदा न खास्ता जारहाना उठा लेता है तो फिर ये दोबारा एक मौका मिल जाएगा जंग को शुरू करने का, और फिर वो कैसे कंट्रोल होगी ये किसी के भी इल्म में नहीं। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, भाई जिस तरह आपने बात की है तो अगर उसी चीज को मैं आगे लेकर चलता हूं तो सर देखिए ना, अभी जो ये जो एक मीडिएशन हुई है उसके बाद सीज फायर जो है वो हमें नजर आया, लेकिन उस पे सीज फायर को कैटेगोरिकली इजराइल ने अपना हिजबुल्लाह और लेबनान के बारे में उसने उसको कैटेगोरिकली उसको डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए है, हिजबुल्लाह और उसके लिए नहीं है। और उसके बाद उन्होंने, हमने देखा भी है कि उन्होंने लेबनान के ऊपर अपने हमले ज्यादा तेज कर दिए। लेकिन उसके आज जो है जो इजराइल अपना लेबनान के जो स्पीकर हैं उनकी असेंबली के, उनकी जानब से एक ट्वीट भी आया और उसमें वो तो बाकायदा शिकायत लगाई है शहबाज शरीफ को कि आप जो है इसको देखें, आपकी जो ये जो सीज फायर है इसकी वायलेशन जो है वो इजराइल कर रहा है। तो सर इस मामले को आप किस तरह देखते हैं कि क्या पाकिस्तान को इस मामले के अंदर भी इंटरवीन करना पड़ेगा? सर देखिए, बात यह है कि जो बातचीत होनी है 10 तारीख को इस्लामाबाद में जी, इसके खदोखाल लगभग तय। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा ना, जो हमने पहले इस्लामाबाद अकॉर्ड की भी एक हमने बात सुनी, ये चीजें पहले से तय हैं, इनको सिर्फ अमल दरामद इनको। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर कोई चिंगारी भड़क जाती है तो फिर ये सारा मामला धरे का धरा रह जाएगा, क्योंकि होगा ये पाकिस्तान जाहिर है कि सुपर पावर तो है नहीं। अगर ये खुदा ना खास्ता ये कोई पाउडर केक होता है और कोई लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान बतौर मीडिएटर, यानी उसके पास ये पावर नहीं है कि वो हाथ से पकड़ के किसी को रोक दे। एक पाकिस्तान ने स्मार्ट मूव जरूर की है और जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक्नॉलेज किया है कि जी चाइना ने भी बीच में रोल प्ले किया। चाइना के रोल प्ले करने का मकसद है कि वो पूछ सकता है कि भाई ये क्यों हो रहा है आपका। ठीक है, लेकिन इसराइल पे उसकी इतनी पहुंच होगी या वो करना चाहेगा या इन्वॉल्व होगा, वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अमेरिका निकल जाएगा। लेकिन अब अगर ईरान कुछ करता है तो ईरान इन्वॉल्व रहेगा उसमें, ईरान फंस जाएगा। तो ये बड़ी एक कैच 22 की सिचुएशन है जिसमें होना ये चाहिए मेरी नाकस राय में, इस वक्त जो भी वायलेशन हो रही है उसको डाउन प्ले किया जाए और कहा जाए कि जब भी सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो कोई ना कोई साइड थोड़ा बहुत पकड़ा लेती है। तो आपको याद हो कि जून में जब हुआ था तब भी इसराइल ने बाद में भी कुछ ऐसी गड़बड़ शुरू की थी। जी, लेकिन तब सीज फायर होल्ड किया था। पाकिस्तान और इंडिया के केस में भी ये खबरें आई थी कि वो फलानी जगह से इंडिया ने ये कर दिया और इतने फायरिंग शुरू कर दी है, लेकिन वो होल्ड किया। इसी तरह इंश्योर करना चाहिए कि सीज फायर होल्ड करे, यानी इसका जो अमूमी तासुर है वो ये ना बने कि ये सीज फायर जो है ये बिल्कुल वो जो हवा में तिनके की सूरत है इसकी, बल्कि ये हो गई सीज फायर होल्ड कर रहे हैं। वो बेस्ट चांस है कि ऐसा रहे तासुर 10 तारीख आ जाए और अकॉर्ड पे दस्तखत हो या वो फाइनलाइज हो, ताकि फिर जो है उसके पीछे जो गारंटीज इस वक्त हैं वो फिर पूरी तरह बुरकार आए। ठीक हो गया सर। मेरे साथ इस वक्त जो है वो इनाम शेख साहब है। सर इनसे एक क्वेश्चन लेना, उसके बाद सर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। इनाम साहब, ये जो अगर देखते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप है, अगरचे के मैं तो नहीं कहता नेटो ममालिक है, सबने कहा है कि इंतहाई नाकाबिल एतबार शख्स है और उन्होंने कहा है कि इंतहाई नाकाबिल एतबार इत्तेहादी भी है। उनकी किसी बात पे वो यकीन तो करते नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2 हफ्तों के लिए जो है ना जंग को उन्होंने मुलतवी कर दिया हुआ है। अभी जैसे डॉक्टर आसम साहब ने भी बात की है, डॉक्टर रिजवान साहब ने भी बात की है कि अब इंश्योर ये करना पड़ेगा कि ये जो सीज फायर है कि वाकई ही एक सीज फायर है, ठीक है, और ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, इसके ऊपर आपने ब्लैक एंड व्हाइट में जो चीज लिखी है आपने उसके ऊपर उसको मुकम्मल भी करना है। लेकिन सर इसके अंदर आप क्या देखते हैं
ये जो अभी जो पाकिस्तान का जो इसमें मामलात हैं, इसके ताल्लुकात हैं या जो भी है, क्या इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ज्यादा आपको करीब बड़े नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, या उसके दरमियान में जो थोड़ी सी गैप भी नजर आ, क्यों? क्योंकि सर अगर उस हिसाब से देखें तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया जो है वो एक पोल जो है वो नया हमें फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो पाकिस्तान है, तुर्की है, रशिया है, चाइना है, उसके अलावा अगर हम देखें सऊदी अरब है, तो सर एक पोल डिफरेंट हो गया, अब वो पोल डिफरेंट है। तो सर आप इस चीज को इसको जरा थोड़ा सा किस तरह सर आप हमें थोड़ा सा पॉइंट आउट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हसन भाई ये देखना पड़ेगा कि ये जो पीस डील हो रही है, ये पीस डील मतलब इतने आराम से इस तरह से नहीं हो जाती कि आप किसी को कहें और वो पीस डील पे आमादा हो जाए। बिल्कुल ठीक, कुछ लेने देने पे भी ऑब्वियसली डायलॉग के ऊपर जब आप जाते हैं तो कुछ ले दे पे मामला तय होते हैं। इसके जिस तरह मेरे अभी पेशेवरों ने भी कहा कि इसके मोडालिटीज पहले से तय हो चुकी होंगी, इसके ऊपर काफी कुछ डिस्कस हो चुका होगा। अब इन्होंने इसको नाम दिया इस्लामाबाद एकॉर्ड, और ये 10 तारीख को हो रहा है। 9 तारीख को आपकी फेवरेट जमात पीटीआई का धरना था लियाकत बाग में, वो कैंसिल हो गया सर। जी वो कैंसिल हो गया। वो मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि वो कैंसिल हो गया वो धरना। अब पूरी फोकस इस टाइम पे हमारी पाकिस्तान का यही है कि किसी भी तरीके से इन डायलॉग को हमने कामयाब करना है। ठीक है। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बकायदा एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद अल-अक्सा में जो इबादत नहीं करने दे रहा इसराइल, उन्होंने डायरेक्टली कहा है, उन्होंने कहा इसराइल को बिल्कुल इजाजत नहीं है कि इस किस्म की हरकत करे। सही। इसका मतलब है कि टेबल टॉक के अंदर यकीनी तौर पर इसराइल का मामला भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया होगा, और उसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने उठाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसको किसी लाइटली लिया हो या ये सोचा हो कि इसके ऊपर। तो ये हमने ये भी देखा होगा कि लेबनान के ऊपर जो एक्टिविटीज कर रहा है उसका क्या रिपरकशंस आ सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, जिस तरह के वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, और जिस किस्म का उन्होंने बयान दिया था ईरान के लिए कि ईरान की वो पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, तो मतलब आप ये देखिए ना कि इतने आप इस पोजीशन पे बैठ के इस किस्म के अगर बयान देते हैं, तो क्या आप जब शीशे के घर में बैठे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके शीशे के घर पे भी कोई पत्थर मार देगा? तो इस किस्म के बयानात देना, चीजें करना बड़ी मेरा ख्याल है बचगाना हरकत है। जहां तक बात है अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस की, ये शुरू से सर टर्बुलेंस का शिकार रहे हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। जब कभी अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ती है, जैसे कि उसको भी पड़ी, क्योंकि ट्रंप को अपने मुल्क के अंदर से लोग कह रहे थे कि ये वॉर उसने गलत शुरू किया, और उसके मुल्क के लोग कह रहे थे कि ये देखो अब फ्यूल की प्राइसेस कहां चली गई हैं, बाकी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये वाहिद वॉर है जिसने कोरोना से भी ज्यादा नुकसान कर दिया है। आप जरा बिजनेस को देखिए, जाके देखिए, लोगों को माल नहीं मिल रहा, आगे वो सेल नहीं कर पा रहे, बेसिक कमोडिटीज शॉर्ट हुई हुई हैं। ठीक है। तो अब आके अमेरिकन ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल गलत वॉर की शुरू की। ठीक है। उनको मौका दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा किया, शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट से उनको मौका दिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि डोनाल्ड ट्रंप आप इसको वॉर को भी फॉर द टाइम बीइंग रोक दें। उनको मौका ही चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को ये वॉर रोकने का। बेसिकली आप ये इसराइल ने उनको जबरदस्ती अंदर इन्वॉल्व किया था। ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको इज्जत वाला रास्ता दे दिया। ठीक है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इसराइल ने उसको खींच के घसीट के जंग के अंदर लेके आया, और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को एक फेस सेविंग दी है इज्जत के साथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इसी के अंदर एक चीज को अगर मैं ऐड करता हूं, अगर जिस तरह बात हुई है, आपने भी बात की कि ट्रंप ने अगर चाइना को इन्वॉल्व किया या उन्होंने चाइना का नाम लिया, तो सर उसमें रशिया का सर जो किरदार है सर वो बिल्कुल मख्फी है। आप जैसे वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, लेकिन सर रशिया का जो किरदार है सर वो उससे कोई शख्स जो है ना आंखें नहीं फेर सकता। और आज सर जो उनकी वजारत खारजा की जानिब से जो बयान आया है कि इजराइल और अमेरिका को ईरान में कुचल देने वाली शिकस्त मिली है, सर इससे आप क्या सर चीज क्या अखज़ करते हैं सर आप? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये मेरी नजर से गुजरा नहीं बयान, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि रशिया की फीलिंग ऐसी ही होगी। इसके लिए कि रशिया को बहुत ज्यादा कॉर्नर किया हुआ है वेस्ट ने और अमेरिका ने यूक्रेन के मामले पे। ठीक। और जाहिर है कि फिर वो जब खुद अमेरिका इस तरह की सूरत हाल में फंसेगा तो रशिया उसका जो भी स्ट्रेटेजिक फायदा है वो उठाने की कोशिश करेगा, और वो उसने की है। और इसीलिए उसका जिक्र ज्यादा नहीं आया, क्योंकि उसको तो कहते हैं ना कि यूक्रेन के साथ ये लड़ रहा है और जाति की है, इसको हम नहीं शामिल करेंगे। लेकिन सबको पता है कि रशिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं। रशिया के देखे ना, पूछ शहर में अभी तक उसके लोग मौजूद थे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे,
बिल्कुल सर, ईरान में। बिल्कुल सर। तो मतलब ये कि वो सारी चीजें तो चल रही हो, तो अब उन्होंने बमबारी की है भाई, तो ये सारी दुनिया को पता लगा ना कि रशियन साइंटिस्ट हैं। तो ये इस वजह ये टेक्निकल स्टाफ है, तो इस वजह से वो हेल्प तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो वेस्ट उसको एक्नॉलेज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वेस्ट उसके साथ एक और जो है कॉन्फ्लिक्ट में वो पहले ही फंसा हुआ है। तो लेकिन रशिया जाहिर है कि दे विल फील विंडिकेटेड। देखिए उनका तेल बिकना शुरू हो गया, उन्होंने बल्कि जो पहले जिनको सस्ता दे रहा था इंडिया जैसे उनको महंगा तेल दिया। बिल्कुल, उसकी जो ट्रेड की वैलिडिटी होगी, आपको पता है यूक्रेन के मामले में कितने पैसे के जो है वो फ्रीज किए हुए थे। जी सर। तो उनको थोड़ी उसमें सहूलत हो गई, इस वजह से रशिया के लिए तो विन विन सिचुएशन। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बात की सर, मैं इसमें एक चीज ऐड करता रहूं सर, ये उनका जो सरकारी रेडियो है स्पुतनिक सर, उस पे उन्होंने ये जो है उनकी ये गुफ्तगू हुई है, और वजारत खारजा की तर्जमाना मारिया उन्होंने सर ये जो है ना वो आज एक बयान दिया था, तो मैंने कहा सर आपको मैं सर इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अच्छा सर, दूसरी इसमें सर हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर रिजवान साहब। रिजवान साहब, ये तो अभी जिस डॉक्टर साहब ने बात की कि हमने देखा भी है कि पूरा जो है वो रशिया जो है वो यूक्रेन जंग के अंदर फंसा हुआ था, अमेरिका ने अपनी भरपूर कोशिश की उसको और उसको बुरे तरीके से फंसा सके, और ये विन विन सिचुएशन थी किसके लिए? रशिया के लिए। लेकिन अब आप ये कैसे देखते हैं कि रशिया अब यहां से सर कैसे उठ के बाहर आपको आता हुआ नजर आ रहा है सर? मेरा ख्याल है कि देखें, रशिया ना हो तो अमेरिका भी चाइना और रशिया के अलावा किसी का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं लेता ना। ठीक है। रशिया एक बाइपोलर वर्ल्ड में तो आज से मतलब 1990s तक तो बाइपोलर वर्ल्ड था, और उसमें रशिया और अमेरिका आमने सामने थे बिल्कुल। अब आप कह लेंगे तीसरी पावर भी एक अंदर आ गई है, तो चाइना आ गई है। तो ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है ये बिल्कुल सही बात है कि इसराइल को अगर रोकना है तो मेरा ख्याल है कि जो चाइना का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बहुत अहम है। थोड़ी अपडेट जो अभी मैं आपको दे दूं अंदर ही, जो बीबीसी पे अभी मैंने पढ़ी है, वो ये भी आई है कि आबनाए हरमज को फिर एक बार जो है वो बंद कर दिया गया है, और वो बंद इसलिए किया गया है कि आप लिबनान पे हमले नहीं रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी है। अच्छा, जो मैं पहले बात कर रहा था कि स्पॉयलर्स हो सकते हैं, ये मुश्किल इजराइल और भारत का आपने नाम लिया था, उसमें गल्फ के अपने मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। उसकी एक वजह ऑयल इकोनॉमी है, क्योंकि ईरान, मैं अपनी बात अगर मुकम्मल करूं, क्योंकि ईरान ये चाहेगा, उसकी एक शर्त ये है कि हमसे सैंक्शंस हटाएं। सैंक्शंस उठेंगी तो तेल किसका बिकेगा? ईरान का। तो फिर आप देख लें बाकियों को तकलीफ हो सकती है। और दूसरी बात सर, आपने चले इसी बात को मैं आपके पास लेके आता हूं अपना, बल्कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, उनके पास वक्त की कमी है, फिर हम उनसे इजाजत भी चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आज की जो खबर आई है वो ये भी आई है कि ईरान ने ये बात कही है कि यहां से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जो भी जहाज गुजरेगा तेल लेके $1 पर बैरल, अब वो उसका वो टैक्स लेंगे या उसका वो फीस लेंगे। तो सर क्या ये एक अच्छा इकदाम है सर, या एक ऐसा निजाम सेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि आगे जाके काफी नुकसान भी कर सकता है इंटरनेशनल पानियों के ऊपर सर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर सर? देखिए ब्राह्मण साहब, इस वक्त जो चीज है उसमें तो ये इंडिया मिल रहा है कि ये चीज एग्रीड अपॉन है, अमेरिका भी इस पर राजी है, और इसको कहा जा रहा है कि ये ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्चा है वो यहाँ से आए। ठीक है। और उसमें लामहला जो है ईरान की सॉवरेनिटी भी फिर स्टेट ऑफ हॉर्मज पे मान ली जाएगी। ठीक है। ईरान ने उसमें स्मार्टनेस ये किया है कि उसके साथ अपने साथ ओमान को भी शराकत आ रखा। ठीक हो गया। और गल्फ ऑफ ओमान भी आपको पता है, तो वो दोनों शराकतदार होंगे तो सिर्फ ईरान को पॉइंट आउट करना मुश्किल होगा, लेकिन ईरान का इस लिहाज से, क्योंकि फौजी ताकत तो ईरान है ज्यादा, ईरान के कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मज पे पक्का हो जाएगा, लेकिन उसकी जो ये रेवेन्यूज है वो ओमान भी लेगा और ये भी लेगा। तो मूव स्मार्ट है, और इसका कुछ मुझे लगता है कि इस पे आमादगी जाहिर की है अमेरिका ने। और इस वक्त जो मामला है जो स्टेट ऑफ हॉर्मज का है, वो बड़े अच्छा बजाय इसके कि डायरेक्ट हमला कर दिया जाए इसराइल पे या कुछ किया जाए। आप स्टेट ऑफ हॉर्मज को बंद करें, वो पूछेगा भी आपकी बंद की, आप कहें जी वो देखो इसराइल क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली प्रेशर उधर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर ईरान कोई मिसाइल फायर करता है तो फिर ये सारी गेम जो है ना ये बिगड़ जाएगी, और इस वक्त मिसाइल फायर करना बहुत नुकसानदेह होगा खुद ईरान के लिए भी। स्टेट ऑफ हॉर्मज को बंद करना उनके लिए जस्टिफाइड है। बिल्कुल। जहां तक रेवेन्यूज का मामला है, वो मेरा ख्याल में अब एग्रीड अपॉन है कि वो इतना चार्ज कर सकते।
ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका 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 बड़ा वैलिड पॉइंट आया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने ढाई कीमती वक्त जो था हमें दिया। अभी थोड़ी देर में जो है वो जो है हैदर जावेद सैयद साहब वो हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। उस तरह में अपना इनाम साहब अगर मैं सारी चीजों को एक साइड पे करता हूँ और मैं इंटरनेशनल अगर न्यूज पेपर्स हैं या न्यूज एजेंसीज हैं या वेबसाइट्स हैं या कोई भी अगर मैं बात करता हूँ, तो सर अगर मैं ट्राइब्यून की बात करता हूँ तो उसने ट्राइब्यून ने ये बात कही है कि पाकिस्तान सेव्स अ होल सिविलाइजेशन। सर बहुत बड़ी जो एक खबर के तौर पे अगर हम इसको देखते हैं। और दूसरी बात ये कि जो बरतानिया के जो है वो हाई कमिश्नर है, उन्होंने कहा है कि थैंक यू टू पाकिस्तान फॉर इट्स रोल इन द इम्पोर्टेंट सीज फायर, ये ब्रिटिश हाई काउंसिल की। लेकिन उसके अलावा जो बड़ी एक ज्यादा इंपैक्टफुल खबर जो थी वो सर ये है जो कि स्टार्टअप की जानब से है। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट crashes after PM Shehbaz tweets confirms Iran US ceasefire. Sir, your point. सर दो तीन चीजें इसमें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि आप अगर देखें ईरान के अंदर हालात, सर आप अगर उसको फॉलो करें तो ईरान में तो लोग जश्न मना रहे हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। वो तो इस तरह ही है जिस तरह आप और मैं जब कभी इधर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुआ करती तो हम मसाजिद में भी जाया करते थे, बाकी बारगाहों में भी जाते थे, तो हमें कोई डर नहीं होता था। इसी तरह ईरान के लोग हैं, उनका अल्लाह के ऊपर बड़ा इत्मीनान है, तो वो इन चीजों से डरने वाले नहीं है। अब जहां तक रही बात आप कह रहे हैं कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन वाली, आपका मकसद ही ये कहने का ये है, ऑब्वियसली ये ट्रंप ने कहा है, उनका मकसद ये है कि जी मैं मिनी एटम बम चला दूंगा। अब मिनी एटम बम किस तरह चलाओगे भाई? दो शहरों पे जिस तरह चलाया था जापान के अंदर, उसी तरह जी इसी तरह का एक दो शहर पे चलाओगे ना। अगर आप चलाओगे तो आपका क्या ख्याल है दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, उधर से बिल्कुल खामोशी रहेगी। बड़ी अच्छी बात की सर, इसी में अगर बुरा ना मनाया मैं इसे चीज ऐड कर दूं सर। मैं आज ही जो था वो एक अमेरिकन जो चैनल है उसके ऊपर मैं एक डिबेट देख रहा था, प्रोग्राम उसका सुन रहा था। सेम जो क्वेश्चन जो था वो एंकर ने पूछा और उनके जो एनालिस्ट वहां मौजूद थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक ने अमेरिका को ये बाकायदा तौर पर ये बात पैगाम पहुंचा दिया था कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल की जानब से एटॉमिक अटैक होता है या अमेरिका की जानब से होता है, then they will fire their atomic bombs on Israel at a time. Sir, everybody is free then. उसके बाद फौरन बाद जो है ये सीज फायर की बात हुई सर, मेरे पास वो उसकी क्लिप मौजूद है। Everybody is free then कि फिर तो कोई भी अटैक कर देगा, कोई भी कर सकता है ना। तो ये तो सिविलाइजेशन वाली तो बड़ी हमाकत है ये बात करनी। अब आ जाइए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ मैं अपने पीएम की बात को आगे लेके चलूंगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उनकी बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि मैंने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट का लफ्ज यूज किया, उन्होंने कहा मैंने ईरान से रिक्वेस्ट की है आप इसको ओपन कर दें, एंड आई एम ग्रेटफुल कि ईरान ने मेरी बात मानी और उन्होंने इसको ओपन कर दिया। सही। वो शराइत अभी वर्कआउट हो रही हैं और इस्लामाबाद अकॉर्ड के अंदर आगे मजीद आप देखेंगे वो सारी चीजें चलती हुई नजर आएंगी। अब जहां तक लेबनान के ऊपर इसराइल क्योंकि एक ऐसी रियासत है जो नहीं चाहता कि ये पीस हो और उसी ने सारी ये वॉर शुरू करवाई है। ठीक है। अब दूसरी तरफ इतनी खफगी आज तक दुनिया के अंदर ना अमेरिका को हुई थी ना इसराइल को हुई थी, ये समझते थे कि ये तो कभी भी हार ही नहीं सकते, और उनके वो जहाज गिरे जिनका वो नाम भी कहते थे कि ये तो कभी गिर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ उनको वो हिस्मत मेरे मौला ने ईरान के थ्रू दिलवाई है जो कि वो सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो एक वो मुल्क, ये दुनिया की सर तारीख के अंदर पहली दफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की तारीख में ये पहली दफा है जब किसी कौम का या किसी फौज का जर्नैल खत्म हो जाए, वो फौज हार जाती है। ये वो फौज है ईरान की जिसके जर्नैल को, कई जर्नैल्स को खत्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद सर ये फातेह की तरफ आई है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं मुबारकबाद दूंगा आपके प्रोग्राम के तौर। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे अभी जो है टेलीफोन लाइन पे हैदर जावेद सैयद साहब ने जो हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? वालेकुम सलाम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा हैदर साहब, यहाँ पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं और खासतौर पे जो है ये जंगबंदी के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि सर क्या हैदर साहब आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जो है और वाकई ही अपनी बात पे कायम रहेगा या जैसे पहले एंकी पैंकी होती रही है उस तरह की एंकी पैंकी होगी? इजराइल वाली चीजों को हम बाद में डिस्कस करते हैं सर। हसाम, मेरा बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप बैकआउट नहीं करेगा और सादा लफ्जों में यह कहें कि यूटर्न इसलिए नहीं लेगा कि बहरीन की करारदाद के साथ सलामती कौंसिल में जो हशर किया है चीन और रूस ने, सही, वो ट्रंप के लिए अलार्मिंग है। ठीक है, मेरा जाती ख्याल यह है कि गेम वहीं से पलटनी शुरू हुई है। मैं आपकी बात सुन रहा था कि चीन और पाकिस्तान ने पैगाम दिया, बिल्कुल दिया होगा, इसमें कोई शक नहीं है,
बल्कि आप इसमें ये इजाफा करें कि जो पहले एक इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, जिसमें मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वजीर खारजा भी आए थे, और इस जंग के हवाले से जो गुफ्तगू हुई थी, तो उसके बाद भी एक पैगाम दिया गया था, और सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि बदतरीन हालात में भी हम सब्र का मुजाहरा करेंगे, और उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया। सही, ठीक है। और मेरा ख्याल ये है कि जहां हम जंगबंदी पर बात करते हैं, वहीं हमें सऊदी अरब के सब्र और तहम्मुल को भी थोड़ी सी मतलब दाद देनी चाहिए कि वो इसराइल और अमेरिका की जो साजिशें थी कि सऊदी अरब जो है वो बराह रास्त जंग में शामिल हो जाए, वो आज एक मतलब है कि थोड़ी देर पहले एक अमेरिकी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने तो अपनी तरफ से ये कहा है कि ये जंग जो है हमारी मुश्तरका जंग थी, और उसने कुछ अरब ममालिक के नाम भी लिए हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद बात उस तरह नहीं है जिस तरह वो कर रहा है। सही है ना। तो जंगबंदी को अगर कोई खतरा है तो वो इसराइल की वजह से है। ठीक है। इसराइल इस वक्त लुबनान पर हमले कर रहा है, और पिछले 4-5 घंटे में वहां 400 से ज्यादा अफराद जो है ना वो शहीद हो गए हैं, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। तो उससे खतरा हो सकता है, लेकिन अमेरिका शायद ही यूटर्न ले इससे। अच्छा, हैदर साहब, यहाँ पे अभी आपसे पहले जो थे वो डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही थी कि वो उन्होंने अपने फियर का इजहार किया था कि उनको ये डर है कि कुछ जो रियासतें हैं, छोटी रियासतें या छोटे ममालिक जो हैं, वो कहीं अमेरिका इजराइल की प्रॉक्सी बन के, जैसे अगर यूएई की और उन्होंने ओमान की वगैरह की बात की है, कि वो इस तरह की छोटी रियासतें, खासतौर पर यूएई के ऊपर जो ज्यादा जो है वो कंसंट्रेशन है, कि अगर वो उसकी प्रॉक्सी बन के अगर उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर अमेरिका तो सर यहां से निकल जाएगा, इजराइल भी एक साइड पे हो जाएगा, और फिर लेकिन ये पूरे का पूरा मशरक वुस्ता जो अरब रियासतें हैं ये आपस में जो है जंगो जदल में मसरूफ हो जाएंगी, और उसके बाद जो यहां से जो आग फैलेगी वो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल होगा। सर आपका पॉइंट क्या है इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात वाले शायद ये हमाकत ना करें, लेकिन अगर उन्होंने मतलब कि इसराइल के कहने पर ये रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, कल उन्होंने ईरान से अपने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं, सही, तो फिर ये इस चीज को इस अंदाज में देखना पड़ेगा कि यूएई जो है उसके कुछ जगह पर स्टेक ऐसे हैं जिनको इसराइल सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि सूडान में है, बिल्कुल, सोमालीलैंड में है, बिल्कुल है, और यमन में है, बिल्कुल, ये 3-4 मकामात ऐसे हैं जहां पर उसका जो मौक़िफ़ या किरदार है उससे सऊदी अरब को भी इख्तिलाफ है, सिर्फ ईरान को इख्तिलाफ नहीं है। तो देखना तो फिर ये पड़ेगा कि क्या अगर यूएई जो है वो किसी और को साथ मिलाकर गल्फ की रियासतों में से ईरान के खिलाफ इसराइल के कहने पर कोई कार्रवाई करता है, तो फिर सऊदी अरब वगैरह कहां खड़े होंगे। सही। मेरा ख्याल एक मतलब एक कलम मजदूर के तौर पर यह है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई तो फिर सऊदी अरब जो है वो अपने इत्तेहादियों समेत शायद ईरान के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे हमें। ठीक हो गया। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में उन लोगों का बोलोराम हो जाएगा जिनको पिछले 1.5 महीने से सऊदी अरब के मुकद्दस का दौरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पॉइंट जो है अगला है वो यही है कि अपना डॉक्टर रिजवान साहब यही जो इन्होंने बात की है उसी के ऊपर अगर मैं लेके चलता हूं तो एक वक्त में सर वो मोदी के पैरोकार बनते हैं, एक वक्त में जो है वो अफगानी बन जाते हैं, फिर एक वक्त में जो है आते हैं तो वो ईरानी बन जाते हैं, जिनको आप कहते हैं याराने मन, जिनको मैं याराने मन बोलता हूँ। फिर उसके बाद सर वो कभी जो है वो अपना सऊदी अरब के सर वो हरम पाक की तहफ़्फ़ुज़ और नामूस के लिए सर मर मिटने वाले बन जाते हैं। और अभी आजकल जो है हसाम दुरानी में आपकी बात काट रहा हूँ यार, उनको मशवरा दे कि वो पहले अपने तो बन जाए। चले वो ये तो वही बात हुई ना कि अपना नहीं बनता, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, तो वो अपना तो बन। चले जी सर, उनके बारे में मेरा ख्याल है कि इस पे जो 2 तरह की, चले इसमें चीज ऐड कर दूं उसके बाद सर आप उसको मुकम्मल कर देगा। सर आज मैं इंडिया के साथ कम से कम 3 चैनल्स के ऊपर सर आज मैंने लाइव प्रोग्राम में था, वहां पे तहरीक इंसाफ की जानब से जो इस पाकिस्तान की जो हुई है कामयाबी थी उसके मुताबिक जो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू फरमाई है सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान रियाज साहब की जानब से, शहबाज गिल साहब की जानब से, मोहित पीरजादा साहब की जानब से, सर मैं किस किस बंदे का नाम लूं, और तो और वो जो हमारे कासिम सूरी साहब जो है वो भी आपको पता है टैक्सी ड्राइवर है वहां पे, लेकिन वो भी अभी आपको पता है वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी सर बड़ी अच्छी वहां पे गुफ्तगू की है। वो तमाम के तमाम गुफ्तगू जी थी वो भारतीय चैनल्स ने उठाई हुई है और कह रहे हैं कि देखे जी पाकिस्तान के अपने लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं। तो सर कुछ तो मुझे नहीं समझ आ रही सर, क्या चाहते हैं सर? जिसको आप आग कर देंगे वो क्या करेगा?
पहली बात तो ये सर, ये तो आपने तो बड़ी अजीब सी बात कर दी, आग कर दिया सर। अब वो तो आग सर मैंने तो नहीं किया ना सर, मैंने तो नहीं उनको पाला था ना सर। अच्छा, दूसरी बात सर मैं तो इस रियासत का बच्चा हूं ना सर, मैं तो इस रियासत का उनको भी बनना चाहिए ना। अब बनना चाहिए ना सर। वो एक तरह देखें, मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। हाँ। चलें इस पे थोड़ी फिलोसफिकल गुफ्तगू कर लेते हैं। इसमें कॉन्टेक्स्ट फिलोसफिकल उनके लिए सर काबिल बर्दाश्त नहीं है सर। एक मिनट ना, देखें पहली है पाकिस्तान में दो तरह की पोलराइजेशन जो इसके कॉन्टेक्स्ट में है। पहली पोलराइजेशन सेक्टेरियन थी, जो हमने देखा कि इस जंग में खत्म हो गई, खत्म हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई। कोई वो सेक्टेरियन पोलराइजेशन ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा, क्योंकि सारे जो भी था वो कहता था कि ईरान के साथ जुल्म हुआ है और ईरान के साथ खड़े हैं, ठीक है, कोई पोलराइजेशन नहीं। अब रह गई दूसरी बात पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। अच्छा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का में ये है कि आप जब ये देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है, देखें आपने जो गुफ्तगू की, हमने जो गुफ्तगू की हमने ये कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है, बट वो जो लोग हैं वो अगर इसको इस तरह से देखते हैं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, तो फिर वो उसकी पोलराइजेशन की वजह से उसकी मुखालफत करते हैं। अच्छा, फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलना भी एक बहुत बड़ा रिवाज है कि जी आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आप ये कहते हैं कि हैशटैग है, ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में है कि जी चूंकि यहाँ पे किसी ने फील्ड मार्शल का नाम ले दिया है तो ये तो जी पता नहीं फील्ड मार्शल का क्यों नाम ले दिया है, इन्होंने फौज को सर पे चढ़ाया। तो मतलब उन्होंने ऐसी एक ना ट्रेंडिंग वो अपने लीडर के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, मैं ये कहूंगा, जाहिर है, तो इसलिए तो उसको लीडर भी मानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ओवरऑल मेरा ख्याल है कम हुई है, वो भी कम हुई है, लेकिन फिर भी जो कटर पोलराइज्ड हैं वो अभी भी ये बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है उनकी दुकान इस पे चलती है। मैं अगर नाम आपको ज्यादा पता है उन नामों का जिन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज इसी दुकानदारी से कमाए भी हैं, जिनके आप नाम ले रहे थे यूट्यूब के चैनल चला के, तो उन्होंने हेट मॉन्गरिंग की है, वही हेट मॉन्गरिंग जो इंडिया में बैठ के इंडियन जर्नलिस्ट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ और अपनी टीआरपी लेके आते हैं, वही हेट मॉन्गरिंग इन पाकिस्तानी नाम नहाद सहाफियों ने की है अपने पैसे कमाने के लिए एक नाम इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सर ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। इनाम साहब, भारत के अंदर अगर मैं देखता हूं, ठीक है, हम मानते हैं भारत को बड़ी तकलीफ है और उसका तो सब बनता है, जो पाकिस्तान के अंदर है, चले वो तो अभी रिजवान साहब ने उसकी चीजें बता दी हैं, आप उस पर डिस्कस करने की मेरा ख्याल इतनी जरूरत नहीं है अब हमें। लेकिन भारत के साथ जो हुई है, अब तो सर भारत के अपने अंदर से मोदी के खिलाफ बहुत सारी बातें, और खासतौर पर जैसा मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में मैंने बात की थी कि आरएसएस के जो बंदे हैं, वो जो लीडरान हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे मोदी के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि भाई इसने जो है पूरे भारत की लुटिया डुबो दी है। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं, और मणिपुर के अंदर जो इस वक्त उनके हालात चल रहे हैं उनको आप कैसे देखते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि एक जानब जो है अब वो ट्रंप जो है इसके ऊपर डामाडोल होते नजर आ रहे हैं, तो क्या सर भारत के अंदर भी आपको मोदी डामाडोल होता नजर आ रहा है? सर आप ही के पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर कहां कहां आजादी की तहरीकें चल रही हैं, जिनमें से मणिपुर भी एक है, नंबर 1, और भी बहुत सारी तहरीकें, उनमें से वन ऑफ दूसरा आप अगर थोड़ा सा सर डाटा एनालाइज कीजिए तो जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे यहाँ क्या बात होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपना मैनिफेस्टो दे रही होती है, महंगाई पे बात करती है, पॉलिटिकल आपस में मतलब कोई राइवलरी पे कुछ बात कर रहे होते हैं, कभी वो इंडिया पे बात नहीं करते। इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है या मूवी बनती है वो पाकिस्तान सेंट्रिक बनती है। उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, क्योंकि उन्होंने आज तक पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, उनके ज़हन में ये है कि जिस तरह इन्होंने हमारे पे हुकूमत की इतना अरसा मुसलमानों ने, हम अब हिंदू भी इनके ऊपर हुक्मरान बन के किसी तरह आ जाए। इसी वजह से वो कभी भी पाकिस्तान को दिल से वो कबूल नहीं कर पाए। उनके ज़हन में आज भी आप गौर से देखिए ना, तो वो पहले ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो डे 1 से यही था कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा, हमने इसको उसका वो हिस्सा जायज हिस्सा भी नहीं दिया, फिर भी पता नहीं पाकिस्तान किस तरह चल पाया। इधर कौन से बुजुर्गों की दुआएं हैं, कौन सी ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिनकी बदौलत के पाकिस्तान इतना आगे तरक्की कर रहा है और आगे चल रहा है। और भारत के अंदर जहां तक आपने बात की आरएसएस माइंडसेट की, हिंदुत्व माइंडसेट की, नरेंद्र मोदी माइंडसेट की, उसको तो भारत में भी लोग पसंद नहीं कर रहे। लेकिन हो क्या रहा है कि अब आप अगर गौर से, अगर आप थोड़ा सा, आप तो मेरे से बहुत समझदार हैं, आप अगर गौर से यूट्यूब को देखें तो यूट्यूब के अंदर भी जितने भी फॉरेन गेस्ट इंडिया में जा रहे हैं वो तक कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्कैम्स हैं, सबसे ज्यादा झूठ है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और जब वही लोग पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं कि बड़े लोग हॉस्पिटल हैं, बड़े अच्छे हैं। आपको पॉइंट आ गया, ठीक है। वो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना इंजन की खूबी ना कमाल है, ड्राइवर चली जा रही है खुदा के सहारे, कुछ ना कुछ चीज ऐसी है, यानी कि कुछ कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। हैदर साहब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अब
सर भारत के जो सहाफी हैं उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि अगर ये जो जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और हम लोग सीज फायर की जानब जा रहे थे, उससे चंद घंटे पहले उन्होंने कहा था कि अगर तो सीज फायर हो जाता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी, अगर नहीं भी होता तब भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कि उसने कम से कम एक बिखरे हुए सांड को जो है वो एक साइड पे करने की कोशिश की है, उसने बात की है। और दूसरी उनके जो साबिक के जो चीफ हैं विक्रम सूद साहब, उन्होंने यहां तक कह दिया है, ये भी कल का बयान है कि पाकिस्तान ने अपने आप को इस पूरे खित्ते के अंदर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला मुल्क साबित कर दिया है। सर आपका पॉइंट सर इसके ऊपर। देखें आसाम, मेरा तो ख्याल ये है कि मैं इस इंतजार में था कि भारत के वजीर खारजा साहब जो हैं वो शर्म के मारे इस्तीफा दे देंगे। खुदकुशी की तो खैर उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। सर वो जरूरतमंद है सर, गैरतमंद नहीं है ना सर। उन जैसे जेंटलमैन मतलब के पुराने मतलब ब्यूरोक्रेट ने जिस तरह की गुफ्तगू की थी सर, वो जो रह गया भारत का ज़राए इब्लाग जी। तो भारत के ज़राए इब्लाग जो है मतलब देखें 1.5 सवा अरब की आबादी में जो कुछ उन्होंने बेचना है, हाँ जी, वही बेचना है। ठीक है। उनकी हुकूमत जो है वो एक हिंदू तबा को लेके चल रही है, हाँ। तो उन्होंने उसको मुस्लिम दुश्मनी में बेचना है। ठीक है। मतलब है कि बौखलाए हुए हैं उनके एंकर भी, तजियाकार भी। अगर 5 तजियाकार किसी चैनल पे बैठे होते हैं तो उनसे एक इंसानों वाली बात करता है, 4 जो है वही मतलब है कि बात करते हैं जो मोदी सरकार की बात है। उन सबको परेशानी लाक है कि ये क्या हो गया है, चीजें तोड़ते हैं प्रोग्राम के दरमियान, माइक तोड़ देते हैं प्रोग्राम के दरमियान। ये पाकिस्तान को कैसे कामयाबी मिल गई? मसला ये है कि मैं आपने पिछला जो सवाल किया मैं उसको दोहराए बगैर ये अर्ज करता हूं कि मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के सियासी निजाम और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद जो है ना तो वो कोई कुफर है और ना मुल्क दुश्मनी है। देखना ये है कि क्या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत ने अपनी जात के लिए किया कुछ या इंसानियत और अपने आलम के लिए किया? अगर तो इंसानियत और अपने आलम के लिए किया तो फिर तो उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन आपने और सर अपना हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो है तशरीफ लेके आए। इनाम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके, और अपना डॉक्टर रिजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे स्टूडियो तशरीफ लेके आए। नाज़रीन आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, और जो हैदर साहब का जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट था सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट था, और अभी तक जो हमें चीजें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारी जो सफारतकारी या हमारी हुकूमत है, उसने जो कुछ भी किया अभी जो हमें नजर आ रहा है वो उसने इंसानियत के नाम पे किया, ताकि जंग जो है वो ज्यादा ना फैले, क्योंकि जितनी ज्यादा जंग फैलेगी उतनी ही ज्यादा अमवात का अंदेशा है, उतना ही ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। बाकी दिलों के भेद जो है वो तो रब ही जानता है। और लेकिन भारत के दौरान में जो उनकी अंदर की खलश है, उनकी जो तकालीफ है, वो जब उभर के बाहर आ रही हैं तो ना जाते हुए भी एक कमीनी सी जो है वो खुशी भी हम महसूस करते हैं। लेकिन मैं एक बात जो है आखिर में बिल्कुल इसमें जाते जाते आप लोगों के सामने जरूर ऐड करूंगा कि खुदारा आपका हुकूमत के साथ, किसी भी सियासी पार्टी के साथ जितना मर्जी आपका इख्तलाफ हो, लेकिन खुदारा कम से कम एक पाकिस्तानी बन के तो सोचे। यकीन करें मेरे पिछले 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, आज तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैं इमरान रियाज साहब के बनाए हुए झूठे नैरेटिव को मैं उसको रिबर्टल नहीं दे सका, और मैं बतौर एक सहाफी, बतौर एक तजियाकार, मैं यकीनी तौर पे बहुत शर्मिंदगी का शिकार हूं, और मुझे वाकई शर्मिंदगी है कि इतना झूठ फैलाया जाता है ताकि सिर्फ अपने डॉलर्स और चंद व्यूज के लिए, चंद डॉलर्स के लिए। तो वो क्या कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस कहते हैं ना कि बकौल शायर, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। लेकिन जब हमें रिज्क की वैसे खाने की आदत पड़ जाए तो माजरत, मैं कुछ सख्त अल्फाज माल करके। नाजरीन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम आपसे सेम वक्त सेम चैनल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।